नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर मीना शर्मा। राजस्थान में चुनावी नतीजे आए 15 दिन हो चुके हैं। मुख्यमंत्री ने शपथ ली भी 3 दिन पहले, लेकिन कैबिनेट का अभी तक गठन नहीं हो पाया। यूं तो 2 उप मुख्यमंत्री कैबिनेट का हिस्सा है, लेकिन मंत्रालयों की जिम्मेदारी और मंत्रियों के नाम अभी तक तय नहीं कर पाई बीजेपी। दिल्ली में मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री पिछले 2 दिन से एक के बाद एक बड़ी बैठकें कर रहे हैं और खबरें ये भी आ रही है कि मंथन भी वही चल रहा है कि इस कैबिनेट में, बीजेपी की सरकार में भजन लाल के जो सहायक होंगे, कैबिनेट के साथी होंगे, वो दिल्ली से ही तय होंगे और लगभग नामों पर मोहर लग चुकी है। लेकिन कितना और इंतजार करना होगा राजस्थान की जनता को, राजस्थान की सरकार का। ये सिर्फ इंतजार कैबिनेट के नामों का नहीं है, ये भी बताता है कि सरकारें बनने में, प्रक्रिया में जो इतना समय लग रहा है, वो कितना सही है और क्यों लग रहा है ये समय। सबसे बड़ी बात ये है, मुख्यमंत्री को शपथ ग्रहण 3 दिन होने के बाद भी मुख्यमंत्री अपनी टीम तैयार क्यों नहीं कर पा रहे। तमाम सवालों पर अगले 1 घंटे हम आज चर्चा करेंगे हमारे विशेष मेहमानों के साथ। हमारे साथ मुराद अली जी बीजेपी के प्रवक्ता हैं, प्रतिष्ठा यादव कांग्रेस से, कपिल राजगुरु आम आदमी पार्टी के नेता, जगदीश शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार, राजीव तिवारी जी वरिष्ठ पत्रकार, वेद माथुर जी राजनीतिक विश्लेषक, मधु आचार्य जी बीकानेर संभाग से, राजेंद्र मधुकर शेखावाटी से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वेद माथुर जी अजमेर संभाग से। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मुराद अली जी, कहाँ फंसा हुआ है पेच। देखिए मीना जी, पेच वाली कोई बात नहीं है। एक प्रक्रिया के तहत सारे काम होते हैं। आपने भी देखा है, कई राज आपने अपनी आंखों से देखे हैं। राजस्थान जो है वो अछूता नहीं रहा है। जिस तरीके से केंद्रीय नेतृत्व ने और विधायक दल के लोगों ने, विधायक दल के माननीय सम्मानित विधायकों ने राजस्थान को एक बहुत ऊर्जावान और एक युवा मुख्यमंत्री दिया है, उसी तरीके से निश्चित तौर पे आपको ये चीज भी जल्द देखने को मिलेगी कि माननीय मुख्यमंत्री जी जो अपने सहयोगियों का जो चयन करने जा रहे हैं, निश्चित तौर पे इसी तरीके के ईमानदार, युवा, जोशीले और अनुभवी व्यक्तियों को राजस्थान के मंत्रिमंडल में शीघ्र मौका मिलेगा। और राजस्थान में आप ये बहुत जल्दी देखने को मिलेगा। आप जिस पेज की बात कर रहे हैं, एक प्रक्रिया है, पेज नहीं है। मार्गदर्शन जो है वो संगठन में भी लेना पड़ता है। आला कमान शीर्ष नेतृत्व से भी जो है मंथन किया जाता है कि खूबियां कमियों पे चर्चा की जाती है। इसलिए ऐसी देरी की कोई बात नहीं है मीना जी। तो मुराद अली जी, आपको लगता है कि ये समय जो लग रहा है, ये समय सही है, इतना समय लगना चाहिए। देखिए मीना जी, कई बार देरी जो है वो सुखद अनुभव भी देती है, सुखद परिणाम भी देती है। निश्चित तौर पे राजस्थान की समृद्धि के लिए, राजस्थान के विकास के लिए, राजस्थान के आगामी मार्ग को प्रशस्त करने के लिए निश्चित तौर पे ये जो देरी है वो लाभकारी सिद्ध होगी। जी, ये तो आप भी स्वीकार कर रहे हैं, आपकी भाषा से समझ में आ रहा है कि देर हो रही है, लेकिन इंतजार का फल मीठा होगा, आप ये कहना चाहते हैं। जगदीश शर्मा हाँ। जी, इंतजार का फल मीठा किसके लिए होगा। मीना जी, ऐसा है कि मुराद अली जी इसके अलावा और कह भी क्या सकते थे, क्योंकि जो मंत्रिमंडल गठन होगा उस पे जो बात वो बोल रहे हैं कि काफी सोच विचार चल रहा है, काफी युवा आएंगे, जोशीले आएंगे और ये होगा, ये सब तो हो जाएगा। लेकिन सवाल ये है कि कोई ये बताने की स्थिति में है कि सचमुच में भजन लाल जी मंत्रिमंडल बना रहे हैं या कोई और बना रहा है। यानी कि और बनाकर उनको बताया जाएगा कि अब इनको ले लीजिए आप। ये चौंकाने वाला फैसला होगा अगर मंत्रिमंडल इस तरीके से तो बनता है, क्योंकि खुद भजनलाल जी का नाम ही चौंकाने के तरीके से हमारे सामने आया था। कोई भी अपेक्षा नहीं कर रहा था, कोई किसी को भी आशा नहीं थी, कोई कयास भी नहीं लगा पा रहा था कि ये होने वाला है, भजनलाल जी चीफ मिनिस्टर बन के आने वाले हैं, तो मंत्रिमंडल भी ऐसा ही आने वाला है। ऐसे ही हम, मतलब ये बात हम कयास ही लगा के कह रहे हैं, तो हमको भी पता नहीं है ये कि जो मंत्रिमंडल देर हो कैसा रही आएगा। है, ये जो देर हो रही है, ये इस तरह के संकेत दे रही है कि बीजेपी में सब कुछ जो है वो दिल्ली से तय हो रहा है और जिस तरह से तय हो रहा है वो अच्छा नहीं है। राजीव तिवारी जी, सरकारें इससे पहले भी बहुत बनी है,
सरकारों में कैबिनेट बनाने को लेकर, मुख्यमंत्री बनाने को लेकर मंथन इससे पहले भी बहुत हुए हैं। ऐसा नहीं है कि ये चुनाव पहली बार हुआ है जब विधानसभा के नतीजे और सरकार बनने के कुछ समय बाद, 4-5-6 महीने बाद लोकसभा के चुनाव होने हैं। इससे पहले भी ऐसा हुआ है। तो ये जो समय लग रहा है, ये समय कितना सही है? देखिए, सही तो नहीं कहेंगे इसको, क्योंकि सरकार 3 तारीख को नतीजे आ गए थे, आज 18 तारीख हो गई। तो इतने दिन में तो सरकार को कामकाज शुरू कर देना चाहिए था, उस कारण भी कि अब 4 महीने बाद लोकसभा चुनाव है, तो जितना डिले करेंगे उतना नुकसान होगा। और आप देखिए कि अभी तो मुख्यमंत्री और दोनों उप मुख्यमंत्रियों को ही ये पता नहीं है कि उनके पास कौन से विभाग हैं। उनमें ही अभी विभागों का वितरण नहीं हो पाया है। अभी तो मंत्रिमंडल बनेगा, फिर जितनी देर मंत्रिमंडल बनने में लगेगी उतनी देर फिर विभागों के वितरण में लगेगी। मुझे तो लगता है कि वरिष्ठों को मना नहीं पा रहे हैं या सामंजस्य नहीं बिठा पा रहे हैं कि नए लोगों को और वरिष्ठों को कैसे हम एडजस्ट करें। वो एडजस्टमेंट अभी बीजेपी का जो नेतृत्व है, केंद्रीय नेतृत्व, उसको समझ में नहीं आ रहा है। और भजनलाल जी को और इनको दोनों को वहां बुलाया और उनसे विचार विमर्श हुआ, उसके बाद भी वो लोग वापस भी लौट आए, अभी तक कुछ नहीं हुआ है अभी तक। तो इसके पीछे सबसे बड़े वजह यही है कि जो इतने वरिष्ठ लोग जीते हैं, अब मुख्यमंत्री तो युवा बना दिया, मतलब फर्स्ट टाइमर, युवा तो नहीं कहेंगे, 56 साल के हो गए तो युवा तो नहीं कहेंगे, लेकिन जब आपने मुख्यमंत्री इतनी देर में बनाया और अचानक ऐसे व्यक्ति को बना दिया जिसकी किसी को उम्मीद भी नहीं थी। ये जरूर है कि वो सक्षम हैं, संगठन के बहुत अच्छे कार्यकर्ता रहे हैं और उनका पूरे राज्य में जितने भी संगठन के लोग हैं उनके साथ कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा है भजनलाल जी का। तो लेकिन अब ये है कि जो ये वरिष्ठ लोग जीते हैं उनको वो कहाँ एडजस्ट करें, ना तो उनके खुद के समझ में आ रही है, ना ही क्या वेद माथुर जी, क्या यही कारण है कि एक तरफ आपने नए व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाया, हालांकि मुख्यमंत्री की क्षमता पर कोई सवाल नहीं उठा रहा है। तमाम जो आलोचक हैं, चाहे समालोचक हैं, चाहे बीजेपी के पक्षधर हैं, तमाम लोगों का ये कहना है कि मुख्यमंत्री भजनलाल का सांगठनिक जो अनुभव है वो उन्हें सफलता दिला सकता है। ये एक अच्छा संकेत है राजस्थान के विकास और राजस्थान के हित के लिहाज से। लेकिन जो कैबिनेट में देर हो रही है, क्या वेद माथुर जी, इसका बड़ा कारण ये तो नहीं कि जो तमाम मुख्यमंत्री के नाम से तमतमाए हुए लोग हैं भीतर खाने में, उनका टेम्परेचर एक बार पहले ठंडा करो, ताकि कैबिनेट में कौन सी जगह देनी है वो भी हम हमारे हिसाब से करेंगे, सौदेबाजी वहां भी नहीं चलेगी। देखिए, मेडिकल साइंस के अंदर जब कोई दवा दी जाती है तो उसके साइड इफेक्ट पे बहुत ज्यादा विचार नहीं होता है, लेकिन जो हमारी राजनीति है इसके अंदर उसका साइड इफेक्ट क्या होगा इस पे बहुत ज्यादा मंथन होता है। और भाजपा का जो मंत्रिमंडल नहीं अभी तक गठित हो पाया, इसके पीछे यही है कि वो साइड इफेक्ट्स क्या होंगे इस पे चिंतन हो रहा है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि यदि आप कांग्रेस के जमाने को याद करेंगे तो उस समय कुछ कद्दावर नेता होते थे जो मंत्री बन जाते थे। अब ये जो नए जमाने की भारतीय जनता पार्टी है, इसका तरीका है कि ये किसी को कद्दावर नहीं मानते। कद्दावर नेता दो ही हैं जो दिल्ली में बैठे हैं, वो जिसके नाम के आगे टिक लगा देंगे अगले ही सेकंड से वो कद्दावर हो जाएगा। तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि इस तरह के मंत्रिमंडल का जो गठन है वो आसानी से किया जा सकता है यदि एक फार्मूला बना लें, लेकिन राजनीति फार्मूलों से नहीं चलती। यह सबसे बड़ी समस्या कि आप किस जाति के कितने लोगों को लो। अब कुछ जातियां ऐसी हैं जिन्होंने बीजेपी को वोट नहीं दिया लेकिन लोकसभा में उनसे वोट लेना है। इसी तरह कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां पे बीजेपी को कम विधायक मिले लेकिन लोकसभा में वहां से ज्यादा वोट लेना है। तो जहां से ज्यादा विधायक आए हैं, जिन जातियों ने ज्यादा वोट दिया उनको भी तुष्ट करना है और जिन्होंने नहीं दिया उनको भी तुष्ट करना है, ये भी एक कारण है। चौथा पांचवा कारण आप ये समझ सकते हैं कि नए और पुरानी ये ज्यादा से ज्यादा नए चेहरे लेना चाहते हैं ताकि जनता के अंदर भी ये मैसेज जाए कि ये नई भाजपा है, कोई नया करेगी और अच्छा करेगी।
तो लोकसभा में उनको उसका लाभ मिलेगा। लेकिन नए लोगों को लाके बैठाना इतना आसान नहीं होता। मैंने जैसा कहा कि साइड इफेक्ट्स जो हैं उनकी भी स्टडी करनी पड़ेगी। तो कुल मिला के विलंब हो रहा है इसमें, जाति, क्षेत्र, अनुभव। अच्छा, एक और बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है, वो ये है कि डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा भी इसके अंदर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है, क्योंकि डॉक्टर किरोड़ी को ना तो भारतीय जनता पार्टी इग्नोर कर सकती है, उनकी क्या भूमिका रहेगी ये भूमिका वो खुद ही तय करेंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि अब उनको आप दिल्ली जाकर मुख्यमंत्री से मुलाकात की है डॉक्टर किरोड़ी मीणा ने। दिल्ली जाना पड़ा है उन्हें मुख्यमंत्री से मुलाकात करने, या फिर दिल्ली जाकर उन्हें उनके साथ चर्चा करना ज्यादा मुनासिब लगा, क्योंकि जयपुर में तो वैसे ही बहुत बड़ी संख्या में लोग हैं। तो बड़ी समझदारी से डॉक्टर किरोड़ी मीणा दिल्ली चले गए और मुख्यमंत्री से मुलाकात की, और उसके बाद लिखा कि बड़ी अच्छी बातचीत हुई। मधु आचार्य जी, बीकानेर संभाग से मंत्रियों की फहरिस्त में किस किस को देख रहे हैं आप? मीना जी, ये तो लॉटरी है भाजपा में, किसके खुल जाए कोई पता नहीं है। मैं जगदीश जी की बात से पूरी तरह सहमत हूँ। भाई साहब ने बिल्कुल सही कहा कि जब मुख्यमंत्री को मंत्रिमंडल बनाना हो तो इतनी समस्या नहीं होती। यहाँ तो तय है कि मंत्रिमंडल भी दिल्ली से ही बनना है। एक जमाने में कांग्रेस में ऐसा होता था, अब भाजपा में वैसा ही हो रहा है। कहा जाता है कि इस बार संघ की पृष्ठभूमि के युवा कई लोगों को, ऐसे लोगों को अवसर दिया जाएगा जो नए होंगे। लेकिन जैसे अभी पहले 3 लोग बोले, मैं उससे पूरी तरह सहमत नहीं हूं। मंत्रिमंडल का गठन होता है दरअसल प्रशासनिक क्षमता के आधार पर, प्रशासन चलाने के लिए, जनता को राहत देने के लिए। मोटिव ये नहीं होता कि कौन से क्षेत्र को एडजस्ट किया जाए, कौन सी जाति को एडजस्ट किया जाए। लेकिन अब तो फार्मूला ही यही हो गया, जातियों को साधो। अपन ने पिछले शासन में देखा है कि अशोक जी ने हर जाति के बोर्ड बना दिए, कोशिश की, लेकिन क्या वो सफल हो पाए? नहीं हो पाए। अगर इस फार्मूले पे चलते हैं तो नहीं हो सकते सफल। और अगर भाजपा इस बात पर मंथन करती है कि हमें उन क्षेत्रों को, उन जातियों को मंत्रिमंडल में स्थान देना है, तो मेरे ख्याल से ये कोई आम चुनाव की दृष्टि से उसका सही कदम नहीं होगा। प्रशासनिक क्षमता, अनुभव और जनता को कैसे राहत मिले, इस ध्येय से मंत्रियों का चयन होना चाहिए। आपने मेरे बीकानेर संभाग की बात की, तो बीकानेर संभाग में जैसे बीकानेर जिले की बात करूं तो यहाँ तो 7 में से 6 सीट बीजेपी को दी है इस जिले ने। यहाँ भी अगर देखें अपन तो 3 लोग अभी तक बने हैं, मुख्यमंत्री और 2 उप मुख्यमंत्री, तीनों जयपुर जिले से जीते हुए हैं। एक राजपूत है, एक एससी है और एक ब्राह्मण है। और ये क्षेत्र जो बीकानेर का है, इसमें एक जाट कैंडिडेट भी है। हमारे यहाँ से सुमित गोदारा जो लूण कंसर से दूसरी बार चुनाव जीते हैं, उनको दावेदार इसलिए माना जाता है क्योंकि जो फैसले लेने वाली टीम है भाजपा की, दिल्ली में बैठती है, उसके मेंबर अर्जुन राम मेघवाल हैं और वो मेघवाल के ही निकट के आदमी है। बाकी 5 विधायकों से तो मुझे कहने में संकोच ही नहीं है कि मेघवाल जी की बनती नहीं है, केवल एक अकेले से बनती है, तो वो बड़े दावेदार बनते हैं। लेकिन चंद्रशेखर जी जो संगठन महामंत्री और ताकतवर हैं, आपने देखा होगा कि टिकट वितरण में भी उनकी बहुत बड़ी भूमिका रही। मैं आपके चैनल पर बोलता रहा हूं कि श्री डूंगरगढ़ सीट से ताराचंद सारस्वत को, जो पहले निर्दलीय लड़े, 8,000 वोट मिले, दूसरी बार चुनाव लड़े, तीसरे नंबर पर रहे, 40,000 वोटों से पीछे रहे, इस बार टिकट मिला फिर भी उनको, और वो जाटों के वोट कटिंग से विधायक बन गए। तो अगर चंद्रशेखर जी का दखल वहीं रहता है तो हमारे यहाँ से ताराचंद जी सारस्वत, अब ब्राह्मण भी हैं, ब्राह्मण मुख्यमंत्री भी हैं, संघ की पृष्ठभूमि से जुड़े, उनका बड़ा दावा है। फिर आते हैं गंगानगर साइड से तो संजीव बेनीवाल, वो वरिष्ठ विधायक माने जाते हैं हमारे क्षेत्र के, और वसुंधरा जी के खास हैं। लेकिन मैं तो मानता हूं कि उनका, वसुंधरा जी का खास होना शायद उनका नंबर काट जाए, जबकि सबसे वरिष्ठ विधायक बीकानेर पूर्व की सिद्धि कुमारी है, जिसने लगातार 4 चुनाव बड़े अंतर से जीते हैं। लगातार एक नई सीट बनी बीकानेर पूर्व, 4 चुनाव, एक चुनाव को छोड़ दें तो हर चुनाव 20,000 से अधिक वोटों से। लेकिन उनको भी मंत्री बनाने में दिक्कत ऐसे आएगी क्योंकि वो भी वसुंधरा जी के एकदम निकटस्थ है, उनको तो वसुंधरा जी के अलावा कोई नेता ही नहीं लगता भाजपा में। तो इस सूरत में नए मंत्रिमंडल में
अगर प्रशासनिक क्षमता के आधार पर देखा जाए तो संजीव बेनीवाल का नाम आता है, और उसके बाद आता है तो डॉक्टर विश्वनाथ मेघवाल का आता है, जिन्होंने खाजूवाला में कांग्रेस कैंपेन कमेटी के चेयरमैन गोविंद मेघवाल को बड़े अंतर से हराया, और वो भी तीसरी बार विधायक बने हैं। लेकिन मैंने कहा ना, जैसा भाई साहब ने, जगदीश जी ने कहा, गुटी ये चीजें देखी जाएगी। वसुंधरा जी के प्रति पूर्ण निष्ठावान लोग हैं, उनको इग्नोर किया जाएगा। और जो मंत्रिमंडल गठन में देरी है, यहां नहीं है, मध्य प्रदेश में भी है, छत्तीसगढ़ में भी है। मध्य प्रदेश में तो अचानक से आज शिवराज सिंह को दिल्ली बुलाया गया है। राजस्थान में वसुंधरा राजे सिंधिया, गजेंद्र सिंह शेखावत, अर्जुन राम मेघवाल और इसके अलावा राजेंद्र राठौड़, इन सबको पार्टी कैसे संतुष्ट करेगी? जो मंत्रिमंडल गठन में देरी हो रही है वो इस कारण से हो रही है कि इन नेताओं की संतुष्टि के साथ मंत्रिमंडल का गठन किया जाए, ताकि आम चुनाव में भाजपा को किसी तरह का नुकसान न हो। लेकिन एक राजस्थान के जिम्मेदार नागरिक होने के नाते मैं मानता हूं ये देरी नाकाबिले बर्दाश्त है। जी, किसी भी सूरत में मैं एक बात ऐड करना चाहूंगी मीना जी, पास आऊंगी वापस। कपिल राजगुरु आम आदमी पार्टी से हमारे साथ जुड़े हैं। कपिल जी की बड़ी शिकायत रहती है कि हम छोटे राजनीतिक दल से हैं, इसलिए आप हमें समय कम देते हैं, इसलिए मैं पहले उनके पास जाती हूँ। हालांकि इसमें कोई दो राय नहीं है कि औसत अनुपात तो उसी अनुसार मिलता है जिस अनुसार आपका प्रतिनिधित्व होता है। तो बहरहाल ये कपिल राजगुरु जी, मुद्दा ये है कि जैसे दूध का उफान आया बहुत जबरदस्त, और उसके बाद ठंडा हुआ, फिर मलाई आती है, तो उबाल आ चुका, दूध ठंडा भी हो चुका, अब समय मलाई बंटने का है। तो ऐसे में मलाई किसको लेनी है, अब पार्टी तय करने में इतना समय लग जाता है, उबाल से मलाई आने तक में। हर राजनीतिक दल में ऐसा ही होता है। जी, सभी को नमस्कार। ऐसा कुछ नहीं मैडम कि आप समय कम देते हैं, ज्यादा देते हैं, समय ठीक है, जरूरत के हिसाब से मिल जाता है, तो धन्यवाद आपका। बेसिकली मैडम मैं ये कहना चाहता हूँ, जब भजनलाल जी को बनाया गया था तो मुझे लगा था कि एक नया चेहरा होगा, क्योंकि कभी भी कोई व्यक्ति परफॉर्म तभी करता है जब वो फ्री हैंड वर्क करता है, और यहाँ पे उस चीज की कमी नजर आ रही है। क्योंकि सबसे पहले तो दो अगर उप मुख्यमंत्री बनाए, अभी तक ये नहीं पता कि दोनों सेटल कहाँ करने हैं। इसके बाद में जो बड़े बड़े नाम हैं, जैसे वसुंधरा जी है या यूं किरोड़ीमल जी है, तो उनको कहाँ सेट करना है, या उनको कहाँ पे, ये मतलब मैं ये नहीं कहूंगा कि इनको कहाँ मंत्रिमंडल देना है, ये सेट करना है, खुद को सेट करना है या उनके किसी खास सहायक को या साथी को सेट करना है, वो देखना पड़ेगा। क्योंकि भजनलाल जी की, क्योंकि नए नए सीएम बने हैं, तो उनके बस में नहीं है कि इतने बड़े बड़े जो नाम है, इन नामों को कहीं भी एडजस्ट कर सकते हैं, वो उनके पहुंच से ये सब चीजें बाहर है, तो ये सारा सेंट्रलाइज्ड होगा, एक चीज। दूसरा, अगर इसमें गड़बड़ी होती है तो मुझे जो हमें लग रहा है कि लोकसभा तक ये सरकार चलेगी, तो अगर ज्यादा गड़बड़ लगी तो मुझे नहीं लगता कि लोकसभा भी इस सरकार के द्वारा करवा पाएंगे ये लोग। तो ये बहुत बड़ी चीजें हैं, इस वजह से ये डर लगा हुआ है भाजपा को, चाहे वो एमपी है चाहे राजस्थान है, कि इसमें अगर कई गलत लोगों को हमने छोड़ दिया या गलत तरह से किसी को ऐड कर दिया तो ये नुकसान देगा 100%। तो सबसे बड़ी तो ये वजह है। दूसरा, सब जितने भी कैडर में लोग हैं वो भजनलाल जी से बड़े हैं, तो भजनलाल जी अब उनको कहाँ पे बात कर सकते हैं, उनको कहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं, वो भी भजनलाल जी तय नहीं कर पा रहे हैं। तो दो चीजें हो गई, एक तो सेंटर का प्रेशर है कि ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, डूज एंड डोंट्स जो ऊपर से आए हुए हैं, और दूसरा जो इनका खुद का जो कैडर है एज ए सीएम, तो वो बहुत जूनियर आ जाते हैं। अगर मान लीजिए राजनीति की बात करें, इलेक्ट्रल राजनीति में, तो बहुत जूनियर हो जाते हैं, तो उस चक्कर में भी वो फंसे हुए हैं कि अब किसको लगाएं किसको नहीं लगाएं, और संगठन के आदमी रहे हुए हैं तो उनके सबसे रिलेशन इक्वल है, तो उनको ये भी नहीं समझ में आ रहा कि उनकी अपनी कोई टीम नहीं है। जैसे वसुंधरा जी की अपनी टीम थी तो वो अपनी टीम को एडजस्ट कर सकते, किरोड़ीमल जी आते तो वो उनकी अपनी टीम थी, वो अपने आप को एडजस्ट कर लेते, लेकिन इनकी अपनी कोई टीम नहीं है, ये संगठन के हैं, तो इनके सारे लोग इनके साथ रहे हैं, तो ये भी इनके लिए बड़ी समस्या है। और ऊपर से जब तक मोदी जी की हरी झंडी नहीं मिल जाती तब तक कुछ भी कहना संभव नहीं है। तो मेरा ये आकलन है, ये मानना है कि ये जो देरी है इसी वजह से हो पा रही है। ये देरी होने की जो मुख्य वजह है वो यही है कि कहीं ना कहीं ये एडजस्ट नहीं कर पा रहे सारे सीनियर लीडर्स को, और दूसरे नंबर पे ये एडजस्ट नहीं कर पा रहे सारे गुटों को। ठीक है, तो कपिल राजगुरु जी, आपकी बात से ये समझ में आ रहा है कि दिल्ली में केंद्रीय नेतृत्व सभी गुटों को संतुष्ट करने की कोशिश कर रहा है,
इसका मतलब ये भी है कि सभी गुटों का मतलब सभी संभागों और सभी जातीय समीकरणों को साधने की भी कोशिश कर रहा है। तो इसका मतलब ये भी है कि केंद्रीय नेतृत्व सिर्फ अपनी मर्जी से सेट नहीं कर रहा है, वो ये देख रहा है कि सभी लोगों को कैसे साथ लिया जाए। अब अगर सभी लोगों को साथ लेने की कवायद में देर हो रही है और एक तरफ एक मुख्यमंत्री के द्वारा अपनी पूरी टीम बनाने की जो बात होती है, दोनों में फर्क है। राजीव तिवारी जी, इस प्रदेश ने और देश के दूसरे राज्यों में, राजेंद्र मधुकर जी मैं आपके पास आ रही हूँ, बस एक सवाल राजीव तिवारी जी से पहले लेकर कि इस देश के कई प्रदेशों में हमने देखा है मुख्यमंत्री, सिर्फ मुख्यमंत्री के हाथ में होता है अपनी टीम बनाना, और तब मुख्यमंत्री जिस तरह की टीम बनाते हैं उसमें बहुत सारे विरोधी गुट खड़े हो जाते हैं। न सिर्फ राजस्थान में हुए हैं बल्कि देश के दूसरे राज्यों में भी हुए हैं। और अगर केंद्रीय नेतृत्व सभी गुटों को साधने की कोशिश करते हुए सबको साथ लेने का प्रयास कर रहा है, तब भी आलोचना हो रही है। तो दोनों में से कौन से मॉडल को सही कहा जाए, ये भी नहीं कहा जा सकता राजीव तिवारी जी। देखिए, जब एक बार केंद्रीय नेतृत्व ने मुख्यमंत्री बना दिया तो फिर उसके ऊपर थोड़ा सा तो विश्वास करके चलना ही पड़ेगा कि ये इसको अपनी टीम, अब जैसे क्रिकेट में होता है तो बीसीसीआई का पूरा रोल रहता है, लेकिन कैप्टन एक बार नियुक्त कर दिया तो कैप्टन से पहले वो मांगते हैं कि भाई आप अपनी प्लेइंग 14 है, जो प्लेइंग 11 है, वो आप हमको लिख के दो और उसके आप वजह बताओ कि आप इनको क्यों क्यों रख रहे हो। तो उस तरीके से ही इनको भी, जैसे मधु जी कह रहे थे कि प्रशासनिक क्षमता और वो सब होनी चाहिए, वो तो हर नेता में लगाने से पहले वो जब आता है तो वो देखनी ही पड़ती है। मुख्यमंत्री की, जैसे भजन लाल जी की, मोदी जी ने कोई प्रशासनिक क्षमता तो देखी नहीं, वो तो पहली बार चुनकर आए हैं, उनको कभी ऐसा परफॉर्म करने का मौका ही नहीं मिला। वो तो संगठन के आदमी थे, संगठन में अलग तरीके से सारा काम होता है, सरकार में अलग तरीके से सारा काम होता है। तो ये जब तक उस अपने किसी भी मुख्यमंत्री जिसको चयन किया है उसको थोड़ा तो फ्री हैंड, आपने पहले ही 2 उप मुख्यमंत्री बनाकर उनके हाथ बांध दिए, उनके मन में एक डर बिठा दिया कि इनमें से कोई भी बन सकता है, जरा भी आड़े टेढ़े हुए तो वो बेचारा वैसे ही इतना अंडर प्रेशर आ जाता है। तो होना तो ये चाहिए, जैसे आप देखिए जिस जिस पार्टी का आला कमान होता है, केंद्रीय नेतृत्व होता है, वहां ये इस तरीके के संभावनाएं ज्यादा बन जाती हैं कि सारी चीजें ऊपर से तय होंगी। आप देखिए क्षेत्रीय दलों में ममता बनर्जी है, इधर आपके मुलायम सिंह थे, अखिलेश का मैं नहीं कह सकता, लेकिन वो उन लोगों ने अपना जब मंत्रिमंडल, वो नेता चुने गए और उन्होंने मंत्रिमंडल बनाया तो कहीं से कोई इफेक्ट बट नहीं आई। अखिलेश के सामने तो आई, चाचा ही नाराज हो गए थे। लेकिन जब मुलायम सिंह, जिन्होंने वो पार्टी को गठन किया, जैसे केजरीवाल जी हैं, उन्होंने बनाया सरकार, अपना मंत्रिमंडल गठन किया, तो उसमें कहीं कोई, ये जरूर है लोग फंसते चले गए, लेकिन उनके निर्णय पर पार्टी के अंदर कोई विरोध के स्वर नहीं उठे। तो ये जहां भी आला कमान होता है ना, तो उसमें एक सुपरमेसी एक हर नेता पर हावी रहती है कि वहां से आएगा डिसीजन। वो भी देखता है कि जब आला कमान ही कर रहा है तो अपन काहे को झंझट में पड़े, अपन ने किया तो और अपन फंस जाएंगे। राजीव तिवारी जी, आपकी बात से 2 बातें समझ में आती है। एक तो ये कि संगठन के व्यक्ति को बिना प्रशासनिक दक्षता के नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री बनाया, तो वो इस बात के खुद गवाह हैं, इतिहास है, प्रमाण है कि वो खुद भी संगठन से आते थे और मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे थे, पहली बात। दूसरी, सत्ता निरंकुश बनाती है और पूर्ण सत्ता पूर्ण निरंकुश बनाती है, ये भी हमने सुना है, कहा है, राजनीति विज्ञान के विद्यार्थियों को पढ़ाया जाता है। तो ऐसे में अगर सत्ता पे नियंत्रण और संतुलन बनाए रखने के लिए साथ साथ 2 मुख्यमंत्री दिए तो वो भी गलत है, और सत्ता निरंकुश बनाती है और मुख्यमंत्री को पूरी ताकत दी तो वो भी गलत है। ये सवाल है, और ये सवाल आज इसलिए लाजमी है क्योंकि इससे पहले की सरकार में हमने देखा कि मुख्यमंत्री ने सारे फैसले अपने हिसाब से लिए, ज्यादातर बड़ी संख्या में उन पर आलाकमान उतना हावी या प्रभावी नहीं था। आज आलाकमान ज्यादा प्रभावी है
और मुख्यमंत्री को हर फैसले के लिए उनकी तरफ देखना है, कम से कम अभी कैबिनेट निर्माण में। तो दोनों ही को लेकर चर्चा होती है, दोनों में ही सवाल उठते हैं कौन सा सही है कि कौन सा गलत है। जगदीश शर्मा जी, मैं आपके पास आऊंगी इस सवाल के साथ, लेकिन राजेंद्र मधुकर जी आपको 1 मिनट और वेट करना पड़ेगा, क्योंकि प्रतिष्ठा यादव जी जुड़ गई हैं और प्रतिष्ठा जी बड़ी नाराज हुई थी पिछली बार, तो वो खुद ही देर से आई हैं आज कि भाई पहले मैं आधे घंटे हटा के आऊंगी, आधे घंटे में तो मुझे लेना ही पड़ेगा। तो ठीक है प्रतिष्ठा जी, स्वागत है आपका। अब बताइए प्रतिष्ठा जी, कैबिनेट निर्माण में कितना समय और लगना चाहिए? समय तो बिल्कुल नहीं लगना चाहिए, क्योंकि टाइम मुख्यमंत्री के चयन में बहुत ज्यादा लग गया था। आज 15 दिन के बाद भी किसी के कार्यों का विभाजन नहीं हुआ, तो ये बड़े आश्चर्यजनक बात है। और निश्चित रूप से जब कमजोर आप मुख्यमंत्री बनाते हो तो जो वो कहते हैं ना, हाई कमान इतना हावी है कि मुख्यमंत्री का पद ही बहुत छोटा नजर आने लग गया। तो ये लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। कहीं ना कहीं जो चीजें जो घटित हो रही है, क्योंकि मुख्यमंत्री का काम एक ही बच गया कि केंद्र सरकार की योजनाओं का निरीक्षण करो, कभी उद्घाटन करो। वो बेचारे करे भी तो क्या करे, कोई काम तो उनके पास है नहीं। दिल्ली जाया है, लेकिन आकर फिर वापस वहीं पर नजर आ रहे हैं। तो अब शायद गांव गांव जाए मुख्यमंत्री महोदय, उस रथ में सवार होके। विभागों का बंटवारा तो होता रहेगा, राजस्थान को थोड़ी चलाना देश, मतलब राजस्थान के अंदर काम एक ही है कि सेंटर की योजनाओं का प्रचार प्रसार करने का। ऐसा लग रहा है जो अभी जो घटनाएं घटी हैं 2-3 दिन के अंदर, उस परिप्रेक्ष्य में यही सब नजर आ रहा है कि मुख्यमंत्री जी को सिर्फ एक ही दायित्व दिया गया है कि आप तो सरकार की योजनाओं का प्रचार प्रसार कीजिए। राजस्थान में अब भजन लाल शर्मा जी दूसरे नेता हो गए हैं वसुंधरा राजे के बाद, जिनको अब सिंपैथी कांग्रेस पार्टी की मिल रही है और आलोचकों की भी मिल रही है। बहरहाल कोई बात नहीं, सिंपैथी लेकर भजन लाल शर्मा अपने आप को प्रूव कर पाएंगे, ये एक सवाल है। जगदीश जी और वेद माथुर जी आपके पास आऊंगी, लेकिन राजेंद्र मधुकर जी, शेखावाटी के चेहरे आपने जो बताए थे 4 दिन पहले, अब तस्वीर बदल गई है। अब दबाव की राजनीति खत्म हो गई है, अब निवेदन की राजनीति शुरू हो गई है। किरोड़ीलाल मीणा भी जब मुख्यमंत्री का नाम तय हुआ था तो बड़े गुस्से में निकले थे बीजेपी मुख्यालय से, और कुछ देर के लिए 10-15 विधायकों को भी अपने घर बुलाया, लेकिन अब दिल्ली जाकर मुख्यमंत्री से मिलकर बोल रहे हैं कि अच्छी मुलाकात हुई। तो ये जो फर्क आ गया है, टेम्परेचर कम कर दिया है सभी के तनाव का और गुस्से का, तो ऐसे में अब आप क्या तस्वीर देख रहे हैं शेखावाटी में? ये बात बिल्कुल आपकी इस बात से सहमत हूं मैं। पहले ये माना जा रहा था कि केवल जावत सिंह खर्रा है वो ही मिनिस्टर बनेंगे, लेकिन चूंकि अब पूरे 5 साल को देखें तो गजेंद्र सिंह शेखावत, जो मूल रूप से सीकर से ही आते हैं, जोधपुर के सांसद है, केंद्रीय मंत्री हैं, और राजेंद्र सिंह राठौड़ वो भी शेखावाटी से आते हैं। साथ ही बीकानेर संभाग की बात करें तो अर्जुन मेघवाल है, ओम माथुर है, ये तमाम बड़ी नेता है। वो चाहते हैं कि मंत्रिमंडल में उनका कोई व्यक्ति हो ताकि सहजता से काम हो सके, और जनता में ये एक छवि गढ़ने की कोशिश करते हैं कि देखिए भले चाहे सीएम का जो फेस है वो भले प्रधानमंत्री ने तो किया होगा, लेकिन मंत्रिमंडल में हमारा दखल रहेगा। तो अब ये लगता है कि जैसे पहले हम मान रहे थे 6 शेखावाटी में, वैसे मात्र 6 विधायक बीजेपी की जीत करके आए हैं, जिसमें चूरू से एक हरलाल सारण, जो कि स्वयं राजेंद्र सिंह राठौड़ ने अपनी सीट छोड़ी थी और वो तारानगर चले गए। उनके लिए एक तरह से देखा जाए तो ये घाटे का सौदा भी हुआ, लेकिन संस्तुति उन्होंने स्वयं नहीं करवाई थी। बात करते हैं झुंझुनू में, तो यहाँ डॉक्टर राजकुमार शर्मा को हराया था विक्रम जाखल ने, लेकिन वो पहली बार जीत करके आए हैं। इसी तरह से धर्मपाल गुर्जर खेतड़ी से वो भी पहली बार आए। सीकर की बात करें तो यहाँ 2 विधायक है जो 2 बार जीत कर आए हैं। गोवर्धन वर्मा, जो लालगढ़ कहा जाता है, धोध को कम्युनिस्टों का गढ़ कहा जाता है, वहां से जीत करके आए हैं। एक श्रीमाधव झावर सिंह खर्रा, जिन्होंने दिग्विजय सिंह शेखावत को, तो अब तक हम ये मान रहे थे कि झावर सिंह खर्रा ही बन सकते हैं, लेकिन अब मुझे लगता है कि राजेंद्र सिंह राठौड़ स्वयं गए हैं वहां पर, दिल्ली गए हैं, तो मुझे लगता है हरलाल सारण को बनाना चाह रहे होंगे कि संख्या या तो बढ़ गई है या फिर खर्रा संकट में आ गए हैं। जी मैडम। तो सवाल ये है कि राजेंद्र राठौड़ को हरलाल सहारण को बनाने से क्या फायदा होगा, पहली बात। दूसरी बात, जो दूसरे नाम है, और शेखावाटी में, क्योंकि हमने पहले भी इस बात को लेकर चर्चा की और इस नतीजे पर कहीं ना कहीं पहुंचे कि क्योंकि शेखावाटी में इस वक्त बीजेपी को सफलता कम मिली है, तो प्रतिनिधित्व ज्यादा देकर संतुष्ट करने की कोशिश होगी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर। बहरहाल
मैं आपके पास आऊंगी, उससे पहले जगदीश शर्मा जी, वेद माथुर जी मैं आपके पास आ रही हूँ। जगदीश शर्मा जी, एक तरफ सत्ता का केंद्रीकरण मुख्यमंत्री की कुर्सी में हुआ तो आलाकमान के पर्यवेक्षक आए हुए वापस चले गए, दूसरी तरफ सत्ता का केंद्रीकरण आलाकमान में हुआ तो मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री दोनों को 2 दिन शपथ ग्रहण के अगले दिन से दिल्ली दरबार में हाजिर होना पड़ा कैबिनेट को लेकर। तो दोनों में से किसको सही कहेंगे और किसको गलत? मीना जी, ये दोनों ही सही और गलत इस क्राइटेरिया में नहीं आते। हर एक पार्टी का अपना एक तरीका है, हर एक पार्टी में अलग अलग ढंग से काम होता है। बीजेपी में भी पहले ऐसे नहीं होता था, ये अभी मैं पहली बार ही देख रहा हूँ इस प्रक्रिया को। बीजेपी में भी पहले बाकायदा यहाँ पर सोच विचार होता था, मतलब स्टेट में, और स्टेट से फिर कुछ डिसीजन दिल्ली मैसेज की जाते थे या कोई लेकर चले जाता था, या दिल्ली से कोई ऑब्जर्वर टाइप कोई आ जाता था, वो बात कर लेता था कि इस तरीके से होना है, और डिक्लेयर हो जाती थी कि भाई कौन मिनिस्टर बनना है, उसको क्या डिपार्टमेंट देना है, किस तरीके से एडजस्ट करना है। और यहाँ लोकल लीडर ही सारे आपस में बैठकर और तय कर लेते थे कि एडजस्टमेंट्स, जो यहाँ बड़ी चर्चा हुई है कि एडजस्टमेंट करना सीनियर और जूनियर्स के बीच में एरिया के हिसाब से, एमएलए शिप की सीनियरिटी किसी की क्या है, तो ये एक मुद्दा है। ये सारी चीजें यहीं कंसिडर होती थी। अब अगर वो दिल्ली चले गए और ज्यादा प्रोफेशनल तरीके से, कॉर्पोरेट तरीके से जिसको मैं बोलूं, उस ढंग से काम होने लगा है, तो इसको मैं बुरा नहीं मानता। इसलिए कि एक डरने की जो राजनीति चल रही थी, जो पुराने जिसको राजनीति कहते हैं, उस डरने को तोड़कर नए सिस्टम को अडॉप्ट किया है बीजेपी ने पहली बार। और मैं पहले भी इस बारे में 1-2 बार आपसे बैठक में चर्चा कर चुका हूँ डिबेट्स में, कि पार्टी ने पूरा का पूरा सिस्टम अपना बदल दिया है। अब वहाँ हर आदमी, जो भी उनके पास महत्वपूर्ण लोग हैं, उनके बारे में बाकायदा रिसर्च विंग काम करती है। वो रिसर्च विंग बाकायदा डिटेल निकालती है उनकी पुरानी हिस्ट्री से लेकर हर चीज, कि कब कब कहाँ रहे, कैसे रहे, क्या क्या उन्होंने किया, किस पार्टी से आए, या कब कब इनडिसिप्लिन का कोई कारण बनता है उनके खिलाफ, ये सारी चीजें। और इतनी रिसर्च होने के बाद फिर वो तय करते हैं कि इनको लिया जा सकता है या नहीं लिया जा सकता। तो एक सिस्टम बदल दिया है पूरा का पूरा। अब उस सिस्टम में ये है कि अगर केंद्रीय नेतृत्व की राय उनसे ली जाएगी या ओके करवाया जाएगा, तो पूरा उस रिसर्च विंग की पूरे एक प्रोसेस से निकल कर आएगा। और वो प्रोसेस जो है वो, अब इसमें जिम्मेदारी फिर पार्टी की ही होती है पूरी, उसमें मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री और ये कुछ नहीं, पार्टी की जिम्मेदारी होती है पूरी। और पार्टी में जो सीनियर लोग हैं वो सचमुच में वही लोग काम करेंगे। पार्टी अध्यक्ष होंगे, प्राइम मिनिस्टर होंगे, होम मिनिस्टर हैं हमारे शाह साहब, वो सब ये लोग इंपॉर्टेंट लोग हैं, तो इनके सबसे राय मशवरा किया जाएगा। पार्टी के दूसरे सीनियर लीडर है कि नितिन गडकरी जी हो गए, और या अपने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी हो गए, या और कोई, जो भी अगर कोई सुझाव भी देना चाहे कि राजस्थान के बारे में मेरा इनपुट ये है, अपन को इस ढंग से और काम करना चाहिए, तो वो इनपुट इन्हीं को देंगे, नड्डा जी को देंगे या शाह साहब को देंगे, और वो इनपुट कंसिडर कर लिया जाएगा, वो कर लिया जाएगा। तो आजकल सारा राजनीति की जो दशा दिशा सारी बदल रही है, तो ये सारी चीजें भी हमको देखनी पड़ेगी जी तरीके से। तो राजनीति कॉर्पोरेट अंदाज में, यानी कि दुनिया के कुछ देशों में जहां प्रोफेशनल तरीके से राजनीति आगे बढ़ रही है, उस दिशा में हम जा रहे हैं। विकसित भारत का सपना, राजनीति की दिशा भी बदलते हुए देख रहे हैं वेद माथुर जी। निश्चित रूप से मैम, कई बार हम लोग बहुत सारी बातों को सतही तौर पे देखते हैं, जबकि उनके अंदर बहुत कुछ होता है। तो जैसा जगदीश शर्मा जी ने बोला, वो बिल्कुल सही बोला कि भाजपा के इस दौर के अंदर एक एक व्यक्ति का मंथन किया जा रहा है, उसके क्रियाकलापों का, उसके इतिहास का, उसकी क्षमताओं का। तो इसमें कुछ समय लगना स्वाभाविक है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि किसी भी पार्टी का या किसी भी मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है कि वो 2-4 दिन ज्यादा ले, कम ले, किससे सलाह ले, किससे सलाह ना ले।
तो उस पर टीका टिप्पणी करना कि भाजपा डरी हुई है, ये है वो है, मेरे हिसाब से उचित नहीं है। एक और महत्वपूर्ण बात जो जैसा जगदीश जी ने भी कहा कि विश्लेषण होता है, अभी जैसे सिद्धि कुमारी जी के बारे में एक बात हुई कि हमने एक बड़ी सतही बात उठा ली कि वो इसलिए मंत्री नहीं बनेंगी कि वो वसुंधरा जी के नजदीक हैं। लेकिन यहाँ मैं एक सवाल करना चाहता हूँ कि हमारे पैनल में जो लोग बैठे हैं उनमें से कोई बता सकता है कि पिछले 10 साल में सिद्धि कुमारी जी कितनी बार विधानसभा में गई है, कितनी बार उन्होंने बैठकों में भाग लिया है? तो मैंने उसका एक हल्का सा विश्लेषण देखा है कि उन्होंने कुल बैठकों का सिर्फ 5% बैठकें उन्होंने अटेंड की है। कि कई राजनीतिक ऐसे हैं, जैसे खर्रा जी का भी बार बार नाम आ रहा था, खर्रा जी का जो उनकी अटेंडेंस है वो 95 से भी ज्यादा है, 95% से ज्यादा उनकी उपस्थिति है विधानसभा के अंदर। तो क्या इस तथ्य को सामने नहीं रखा जाना चाहिए? एक बात। दूसरी बात है, देखिए ये जो भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है, इस समय ये कहना बिल्कुल नासमझी होगी। ये जरूर कहा जा सकता है कि कहीं उसमें आत्मविश्वास ज्यादा आ गया है, अति आत्मविश्वास है, मैं मान सकता हूँ, लेकिन डरी हुई है ये कहना उचित नहीं है। देखिए लोकसभा चुनाव सामने है, मंत्री कोई भी बनाया जाएगा तो उसकी क्षमता से ज्यादा ये बात महत्वपूर्ण होगी कि उसका अपनी जाति और दूसरी जाति के लोगों पे क्या प्रभाव है और वो लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी को कितने वोट दिलाएगा। अंत में मैं एक लाइटर वे में एक बात कहूंगा कि आज की ये बहस इस बात से शुरू हुई कि मुख्यमंत्री क्या क्षमता है, दूसरे लोगों की क्या क्षमता है। तो पहली बात तो ये है कि जो व्यक्ति पहली बार में विधायक बना और मुख्यमंत्री बन गया उसकी क्षमता अद्भुत है। उसकी क्षमता जितने 115 लोग क्या जो पूरे 199 चुने गए उनसे ज्यादा है, पहली चीज। दूसरी बात मैं लाइटर वे में कह रहा हूँ कि जो विधायक 2 लाख लोगों को मूर्ख बना के विधायक का चुनाव जीतता है, जैसा सारे लोग होते हैं मूर्ख बना के जीतते हैं और कई लोग तो बहुत बार मूर्ख बना के जीतते हैं, तो उन सबकी क्षमता अद्भुत होती है। इसलिए किसी भी जनप्रतिनिधि की जिसने चुनाव जीता है उसकी क्षमता के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाना समझदारी नहीं है। नहीं, आपकी पहली बात तो समझ में आती है कि भजन लाल जी की क्षमता पर किसी को सवाल नहीं उठाना चाहिए, और जितने पैनल में लोग बैठे हैं उनमें से किसी ने भी भजन लाल जी की क्षमता पर सवाल नहीं उठाया है। सबने एक सुर में ये कहा है, और आज पहली बार नहीं, 15 तारीख को शपथ ग्रहण की और उससे पहले जब उनका नाम अनाउंस हुआ 12 तारीख को, तब से लेकर आज तक किसी ने भी भजन लाल शर्मा की क्षमता पर सवाल नहीं उठाया है। सवाल इस फैसले पर कई बार उठा है कि पहली बार के विधायक को बनाना कितना सही, लेकिन उनका सांगठनिक जो अनुभव है उसकी एक सुर में, चाहे वो बीजेपी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समर्थक हो या आलोचक हो, विचारधारा से जुड़े हो या नहीं जुड़े हो, वरिष्ठ पत्रकार हो, राजनीतिक विश्लेषक हो या फिर दूसरी पार्टी के लोग हो, सभी ने एक सुर में माना है। तो ये बात सही है। लेकिन जो दूसरी बात कि 2 लाख लोगों को बेवकूफ बनाकर, तो एक बात ये भी है वेद माथुर जी कि अगर हम प्रोफेशनल राजनीति की तरफ बढ़ रहे हैं तो हमारी जब नहीं लाइटर लेकिन बहुत गंभीर बात है, तो उसकी गंभीरता को भी हमें समझना होगा। 2 लाख लोगों को बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता। राजनीति में निश्चित रूप से भीड़ तंत्र काम करता है आज तक हमारे यहाँ, और उसमें बहुत सारे फैक्टर्स है, बट एट द सेम टाइम वो जो भी लीडर है, जो विधायक बन रहा है, उसमें बहुत सारी क्षमताएं ऐसी हैं जिनकी वजह से वो विधायक बन रहा है। बहरहाल बात है कि मुख्यमंत्री की राजस्थान में कैबिनेट कब बनेगी, कितना समय उचित है। इस बार जो समय लगा है मधु आचार्य जी, इससे पहले की सरकारें बनने में भी आपने देखा है इतिहास में समय जब लगा है, भैरव सिंह जी, वसुंधरा राजे, उससे पहले आपने उससे पहले की सरकारें भी देखी हैं, अशोक गहलोत जी की 3 बार की सरकारें। तुलना करते हैं जब आप, तब क्या पाते हैं? देखिए मीना जी, पहले मैं जवाब माथुर साहब को सिद्धि कुमारी जी कहता हूँ। ये कहते हैं कि विश्लेषण करके देखते हैं, तो ये विश्लेषण तो उन्होंने टिकट देते समय भी किया होगा, क्योंकि उस समय भी राजनीति का जो पैटर्न बदलने की बात जगदीश जी ने कही थी वो सही है। उस समय भी विश्लेषण हुआ, उस समय भी सबके सामने ये स्थिति आई होगी, ये कम विधानसभा में गई, केवल जिताऊ उम्मीदवार देखा गया, नहीं जीताऊ देखा गया। तो जीताऊ होना अपने आप में राजनीति का एक बड़ा गुण होता है, ये राजनीति का अवगुण नहीं है। तो सिद्धि कुमारी जी के बारे में मैं केवल विनम्रता से इतना ही कहूंगा कि उनको भी जब 4थी बार लगातार टिकट दिया जाता है
तो वो भी सर्वे के आधार पर, जैसा भाजपा कहती है, मैं नहीं कह रहा हूं, सर्वे के आधार पर, मूल्यांकन के आधार पर दिया जाता है। खैर, आपने अपनी बात कही, मैंने अपनी बात कही थी। अब दूसरी बात, मंत्रिमंडल गठन में देरी, निश्चित रूप से ये देरी है, मैं देरी मानता हूं इसको, और ये देरी कांग्रेस भी करती रही है। लेकिन जब जब मंत्रिमंडल गठन में किसी भी सीएम ने देरी की है तो उसके परिणाम कभी अच्छे नहीं आए हैं, परिणाम बुरे आए हैं। क्योंकि देरी किस लिए होती है? देरी होती है एडजस्टमेंट के लिए, चाहे वो नेताओं का एडजस्टमेंट हो, चाहे वो जाति का एडजस्टमेंट हो, चाहे वो क्षेत्र का एडजस्टमेंट हो। और जहां समझौता आता है वहां गुणवत्ता पीछे छूटती है। इस भाजपा के मंत्रिमंडल में देरी, सबसे बड़ा कारण आरंभ में जैसा जगदीश जी ने कहा कि बहुत स्पष्ट है कि मंत्रिमंडल भजन लाल जी को बनाना ही नहीं है। मंत्रिमंडल पूरी तरीके से अमित शाह जी को, नरेंद्र मोदी जी को और जेपी नड्डा जी को बनाना है। मैं तो उस बात से भी सहमत नहीं हूं कि गडकरी जी या रक्षा मंत्री जी को बनाना है, इन तीन को ही बनाना है। जब हमने खुद ने देखा कि एक बंद लिफाफे में पर्ची में नाम आता है 3 राज्यों के लिए और खोल के सीधा पटना होता है, तभी मीडिया ने दिखाया कि किस तरह से नाम पट के वसुंधरा जी चौंकी थी। तो जब यही सब करना है तो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ने अभी कुछ दिन पहले चैनल पर कहा था कि हमारे पास तो हमारे 200 के 200 उम्मीदवारों का पूरा कच्चा चिट्ठा है। उन्होंने क्या क्या किया, क्या क्या उनके गुण है और क्या अवगुण है हमारे सामने है। फिर मैं सवाल करता हूं कि जब ये सब है तो मंत्री बनाने में इतनी देरी क्यों हो रही है? निश्चित रूप से देरी मानना चाहिए कि एडजस्टमेंट के लिए हो रही है, और मैं इस देरी को उचित तो नहीं मानता किसी भी राजनीतिक दल के लिए, चाहे वो कांग्रेस करे या कुछ। आप देखिए, मुझे कम से कम ये मत मान लेना कि मैं कांग्रेस का समर्थन कर रहा हूं। आपने तेलंगाना में देखा, मुख्यमंत्री और मंत्री बनाने में कोई देर नहीं लगी, क्योंकि उनके पास ब्लूप्रिंट पहले से तैयार था, रेवंत रेड्डी के पास, इसलिए नहीं देरी लगी। तो भाजपा के पास जब मुख्यमंत्री पहले से तय था तो फिर मंत्री भी तो पहले से तय होने चाहिए थे। लेकिन चूंकि बड़ा सवाल, आप माने या ना माने कोई भी लोग, लेकिन यही है कि जीत कर आने वाले इतने बड़े बड़े विधायक हैं, बड़े बड़े नाम हैं, कि उन सबको कैसे संतुष्ट किया जाए, पहले वो रास्ते तलाशे जा रहे हैं। मैं ये भी नहीं मानता कि केंद्रीय नेतृत्व ने मंत्रिमंडल को तय नहीं किया हुआ है, तय किया हुआ है, लेकिन उससे असंतोष न उपजे जिस तरह से टिकट वितरण की पहली सूची में उपजा था। इसलिए जो असंतोष की वजह बन सकती है उन सबको शांत करने की दृष्टि से ये समय लग रहा है। जैसे शिवराज जी को मैंने बताया बुलाया है, तो हो सकता है जैसे किरोड़ी जी गए हैं भजन लाल जी से मिलने, हो सकता है वसुंधरा जी भी जाए, राजेंद्र राठौड़ होके आए हैं। तो ये पहले एडजस्टमेंट की जो स्थिति है उसके कारण मंत्रिमंडल गठन में देरी हो रही है। मैं फिर कह रहा हूं कि गठन की देरी को मैं राज्य के लिए उचित नहीं मानता। जी, लेकिन देर इसलिए हो रही है क्योंकि सबको शांत करना है, शांत रखना है, कौन विरोध कर सकता है इस पर नजर बनानी है, किसकी कितनी अपेक्षाएं हैं, महत्वाकांक्षाएं हैं, उनको कहाँ कितना सेटल करना है, ये सारी बातें हैं। राजीव तिवारी जी, एक तरफ तो ये मॉड्यूल है जो इस वक्त बीजेपी पेश कर रही है, एक तरफ तेलंगाना का जिक्र किया, आला कमान दोनों के जो हैं उनको लेकर एक बात और आती है कि कांग्रेस वाला आला कमान काम करने को लेकर जो उनका रवैया है और बीजेपी का आला कमान जो काम करने का उनका रवैया है। तो वहां पर छूट कांग्रेस में क्षेत्रीय नेतृत्व को थी, इसलिए नतीजे जल्दी आए, इसलिए कैबिनेट जल्दी बन गई, और यहाँ इसलिए नहीं बन पा रही। ऐसा मानते हैं आप राजीव जी? देखिए, तेलंगाना में रेवंत रेड्डी की वजह से कांग्रेस जीती, क्योंकि वो पूरे 5 साल से उन्होंने अपना पूरा होमवर्क करके सारा प्लानिंग के हिसाब से वो चले। वहाँ आला कमान की जीत मैं नहीं मानता, राहुल गांधी या प्रियंका गांधी के दौरों से वहाँ जीत नहीं मिली है, वहाँ रेवंत रेड्डी के कामकाज को जीत मिली है। इसलिए उनको फ्री हैंड मिलना ही था, और उन्होंने अपनी सरकार बनाने में भी बिल्कुल भी विलंब नहीं किया। ना उनके मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा में कोई विलंब हुआ, क्योंकि वो पहले से घोषित था कि रेवंत रेड्डी ही बनेंगे अगर कांग्रेस जीतती है तो, और उसमें उनका पूरा प्लानिंग तैयार थी। उसी के हिसाब से रेवंत रेड्डी ने अपने पसंद के लोगों को वहां पे मंत्रिमंडल में ले लिया। जहां तक बीजेपी की बात है, बीजेपी के पास अभी
वहां पे मंत्रिमंडल पूरा तैयार है उनके पास, लेकिन उनके मन में जो शंका है वो सिर्फ यही है कि हम लोकसभा का चुनाव 25 की 25 सीट रिपीट कैसे करें। 24 थी एक अनुमान बेनीवाल की, तो 25 की 25 सीट हम यहाँ जीत कैसे पाए, मध्य प्रदेश में 29 सीटें कैसे जीतें, तो ये उनके दिमाग में सबसे ज्यादा चल रहा है। और आप देखिए, जब से मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्रियों ने शपथ ली है, उन्होंने राज्य के एक भी वादा जो उनका खुद का था, मुख्यमंत्री को करना चाहिए था घोषणा या उप मुख्यमंत्री को करनी चाहिए थी, एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस, एक भी स्टेटमेंट, कहीं पर भी ये बात नहीं आई कि हम ये करेंगे। सबका एक ही स्टेटमेंट आ रहा है कि केंद्र की योजनाओं को हम यहाँ पर प्रभावी तरीके से लागू करेंगे। अब ये डबल इंजन की सरकार आ गई है, तो अब केंद्र की योजनाएं जो कांग्रेस पूरी नहीं कर रही थी, उनका आरोप भी यही है कि केंद्र ने रोकी हुई, केंद्र की योजनाओं को जो राज्य सरकार ने रोका हुआ था, गहलोत सरकार ने रोका हुआ था, हम उसको पहले प्रभावी तरीके से लागू करेंगे। वो अभी तक अपने जो 17 वादे और 59 वादे जो किए गए थे संकल्प पत्र में, उनका भी जिक्र बहुत ही फौरी तौर पे कर रहे हैं, लेकिन जो वो पूरा स्ट्रेस है उनका वो केंद्रीय योजनाओं पर, ताकि लोकसभा चुनाव में, तो आप देखिए 6 महीने बाद क्या होता है ये तो अलग बात है, लेकिन आज बीजेपी का जो पहला लक्ष्य है वो राज्य के उस क्या योजनाएं चलेंगी या राज्य में किस तरीके से सरकार होगी, क्या होगी, अभी सारा एडजस्टमेंट करने में वही है कि हमको किसी भी सीट पर हार का सामना नहीं करना पड़े लोकसभा चुनाव में। और सारे नेताओं को इसीलिए बुला बुला कर वहां पर संतुष्ट किया जा रहा है, उनको मनाया जा रहा है या उनको और किसी तरीके से प्रेशराइज किया जा रहा होगा। लेकिन ये सही है बात कि जब तक मंत्रिमंडल का गठन नहीं होगा, तब तक राज्य में जो यहाँ के लोगों की योजनाएं हैं या यहाँ के लोगों की जो आकांक्षाएं हैं, उनको पूरा करने में पार्टी को वक्त लगेगा। और जो मधु जी भी कह रहे थे कि जितनी देर लगेगी, राजनीतिक रूप से उतना ही बड़ा नुकसान पार्टी को होता रहेगा, क्योंकि आपको अभी 4 महीने में सब कुछ करके दिखाना है, तभी तो लोग संतुष्ट होंगे कि भाई हमने सरकार बदली है, रिवाज को कायम रखा है, तो उस रिवाज को लोकसभा में भी कायम के मतलब रखा जाए कि बीजेपी को 25 सीट वापस से दिलाई जाए। तो उसके लिए जरूरी है कि जनता को, मतदाता को पूरी तरीके से इनको संतुष्ट करना होगा, क्योंकि जातिगत और दूसरी जो चीजें हैं उससे निश्चित रूप से विधानसभा में तो बहुत सारी इनको सीटें मिल गई, पूर्ण बहुमत आ गया। और अब ये भी नहीं है कि कोई नेता, वसुंधरा जी या वो कोई रिवोल्ट कर सके, कोई नेता में अब इतनी हिम्मत नहीं है, क्योंकि 115 प्लस 7 तो 122 सीटें अब बीजेपी के पास हैं, और कोई भी अब असंतोष ऐसा अभी जाहिर नहीं करेगा। लेकिन जब तक उनको संतुष्ट नहीं कर लिया जाएगा कि ये आगे लोकसभा चुनाव में कोई नुकसान तो नहीं पहुंचा देंगे, कोई भीतरघात तो नहीं करा देंगे, तब तक ये मंत्रिमंडल का गठन नहीं होगा। सबको संतुष्ट करने के बाद, सबकी सहमति लेने के बाद, इनके पास जो लिस्ट है वो वहां जाकर दिखाई भी जा रही होगी उनको कि हमने ये नाम तय कर दिए हैं, अब आप बताइए, आपकी कोई आपत्ति तो नहीं है? जी, हमने ये नाम तय कर लिए हैं या हमें जो नाम आपके द्वारा दिए गए हैं इनमें हमारे ये ऑब्जर्वेशन या ये सुझाव है। हाँ। जगदीश शर्मा जी, शक्ति संताने की जो कोशिश की गई है बीजेपी के द्वारा, यहाँ पर मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के नामों के साथ जिस तरह के समीकरण बैठाए गए हैं, पिछली बार इस वक्त यानी कि 2018 में जब सरकार बनी, मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री बने, उसके बाद भी विभागों के बंटवारे को लेकर क्लेश हो, चाहे जिस तरह की खींचतान थी, आज कम से कम उस खींचतान की जगह बीजेपी तस्वीरें दिखा रही है कि मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री एक साथ राष्ट्रपति से, प्रधानमंत्री से और किस किस से मिल रहे हैं। तो सबसे जिस तरह की मुलाकातें हैं, तमाम केंद्रीय मंत्रियों से जो मुलाकातें हैं, समय एक बार शपथ ग्रहण में प्रधानमंत्री, पूरा देश, बीजेपी का शिखर नेतृत्व जयपुर पहुंचा, उसके बाद तीनों लोग दिल्ली पहुंच गए। ये जो समय है, ये जो समय इतनी इस तरह की औपचारिकताओं में जो निकल रहा है, इसको कितना सही मानते हैं जगदीश शर्मा जी? एक बार तो शुरुआती ठीक है, आप आशीर्वाद लेने गए, आप कर्टसी मीटिंग में गए,
लेकिन जैसे पिछली बार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बार बार दिल्ली के चक्कर लगाते थे, क्या आप देखते हैं कि राजस्थान में बीजेपी की मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री को भी कुछ वैसे ही चक्कर लगाने पड़ेंगे, या फिर ये शक्ति संतुलन बनाने की जो कोशिश की गई है उसमें ये सभी अपने अपने काम में व्यस्त नजर आएंगे? पहली बात तो यह है कि जो अशोक गहलोत जी की पोजीशन थी और जो भजन लाल जी की पोजीशन है, इस दोनों में काफी अंतर है। अशोक जी माइनॉरिटी गवर्नमेंट चला रहे थे, उनके पास 98-99 ही लोग अपने थे और बाकी बाहर से समर्थन उन्होंने जुटाया। दूसरी बात, विद इन द पार्टी में कई खेमे बने हुए थे, एक आध खेमा तो ऐसा भी था जो अशोक जी के विरुद्ध बहुत खुले में था, खुले होकर लड़ रहा था बाकायदा। जबकि भजनलाल जी के साथ ये पोजीशन, खासकर अभी तो अपन यही आकलन करेंगे कि अभी उनके सामने कोई खुला खेल नहीं हो नहीं रहा है। पार्टी में कोई झंझट खड़ा करे, कोई विघ्न पैदा करे, कोई बयानबाजी करे, कुछ भी ऐसा कुछ दिखाई नहीं देता है। दूसरी बात यह है कि कांग्रेस की पॉलिटिक्स और बीजेपी की पॉलिटिक्स में काफी अंतर है तरीके में। बीजेपी की जो ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स रही है वो भी हमने देखी है, लेकिन अब और बदलाव हो रहा है। जैसा मैंने अभी बता रहा था कि पॉलिटिक्स जो है उसमें नई नई चीजें आ रही हैं, नए तरीके बना रहे हैं, कॉर्पोरेट स्टाइल में उन चीजों को डेवलप किया जा रहा है। तो वो काफी अपना हो सकता है कि पहले से उनके पास सारे 200 लोगों की या 500 लोगों की हिस्ट्री होगी, इसलिए कि 500 में से 200 छांटे होंगे टिकट बांटते वक्त उन्होंने। तो वो नहीं है प्रॉब्लम राजीव जी भी कह रहे हैं और मधु जी ने भी कहा, जो विभिन्न जो ताकतवर लोग हैं जैसे वसुंधरा जी हैं, अब मध्य प्रदेश का उदाहरण दे रहे हैं कि शिवराज सिंह जी को तो दिल्ली बुला लिया। शिवराज सिंह जी बीजेपी के नेशनल प्रेसिडेंट बनने जा रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। वो नड्डा जी जो हैं वो एक्सटेंडेड टाइम पर चल रहे हैं, अभी चुनाव के कारण उनको एक्सटेंड किया गया था। हो सकता है कि अभी और एक्सटेंड कर दें, क्योंकि लोकसभा चुनाव के बाद ही वो अपने ऑर्गेनाइजेशन सेटअप को चेंज करें। और मुझे लगता है कि शिवराज सिंह चौहान जी जो हैं वो बनेंगे, जैसे कि भारतीय जनता युवा मोर्चा के भी नेशनल प्रेसिडेंट रह चुके हैं मध्य प्रदेश जाने से पहले। तो कहने का मतलब है यहाँ से वसुंधरा राजे जी जाएंगी, यहाँ रहती हैं तो किस पोजीशन में रहती हैं, दिल्ली जाने के लिए वो तैयार होती हैं कि नहीं होती हैं, दिल्ली जाने के लिए भी तैयार हो सकती हैं वो, मेरी ऐसी मान्यता है। अगर उनकी जो प्लेसिंग है वो कोई बहुत अच्छे तरीके से, बहुत ही कहना चाहिए कि इज्जतदार तरीके से, बहुत तरीके से हो जाए, मंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, वित्त मंत्री, कुछ उस तरह का जो उनका जेस्चर है, जो उनका कद है, जो उनकी समझ है, उसके मुताबिक फॉरेन में भी कहीं जा सकती है। केंद्र सरकार के अधीन तो भी बहुत सारे असाइनमेंट रहते हैं, तो वो हो सकता है फॉरेन में कहीं असाइनमेंट ले लें, वो लंदन में जाकर बैठ जाएं, तो दोनों जो उनकी आदतों के हिसाब से भी ठीक है और उनको काम भी मिल जाएगा ऑफिशियल और पद भी बढ़ जाएगा, तो वो कोई भी एडजस्टमेंट हो सकता है। मैं हालांकि ये बात ऐसे ही बता रहा हूँ। तो ऐसी सूरत में जब पॉलिटिक्स अलग अलग है और तरीके से चल रही है, तो उसको चलने दिया जाए, 2-4 दिन और भी लग जाए तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। 2-4 दिन और लग जाए, हमारा क्या बिगड़ रहा है, सरकार तो चल ही रही है। मुराद अभी तो बहुत सारे काम होने हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव चेंज होंगे, पुलिस में चेंज होगा, जाने क्या क्या होगा। तो धीरे धीरे ठीक, हाँ 2-4 दिन लग सकते हैं, मैं अभी धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ हो। मुराद अली जी, आपने ये है कि अभी 2-4 दिन और लग सकते हैं मंत्रिमंडल बनने। बिल्कुल पार्टी भी इसी बात को मान गई। मुराद अली जी, मैं देख रहा हूँ कि आज हमारे बड़े अग्रज भाइयों का जो राजनीतिक विश्लेषक भी है, वरिष्ठ पत्रकार भी हैं, उनका आज चर्चा में भाग लिया तो काफी मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। निश्चित तौर पे एक ही बात में पार्टी लाइन की तरफ से कहना चाहूंगा कि ये यकीन मानिए कि जिस तरीके से जो नाम चौंकाने वाला मुख्यमंत्रियों का तीनों प्रदेशों में सामने आया, निश्चित तौर पे इसी तरीके का एक मंत्रिमंडल
तीनों स्टेट में मिलेगा, और उसमें जहां पर युवा जोश को जगह मिलेगी, निश्चित तौर पे अनुभवी चेहरे, जिनको जब अभी मधु आचार्य जी बता रहे थे, जिस तरीके से जो लोग डिजर्व करते हैं, और ये कमोबेश क्षेत्र की बात को भी ध्यान में रखा जाएगा, कमोबेश सारी सोशल इंजीनियरिंग भी होगी, लेकिन आपको नतीजा जो है वो बहुत सार्थक होगा। नतीजा मैं समझता हूं कि राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ की राजनीति को नई दिशा देने वाला होगा। नतीजा इस बीमारू प्रदेश को, जो आज कर्जे से दबा हुआ है, राजस्थान को इस कर्जे से बाहर निकालने के लिए और राजस्थान को एक विकसित राज्य में अपनी जगह बनाने के लिए मैं समझता हूं कि ये जो मंत्रिमंडल है हमारी उम्मीदों पे खरा उतरेगा। निश्चित तौर पर आप सभी लोग जिस तरीके से विश्लेषण आप लोग कयास कर रहे हैं, मैं समझता हूं कि 2014 के बाद तो मोदी जी ने कई मिथक तोड़े हैं, कई एग्जिट पोल जुटलाए गए हैं, कई कयास जुटलाए गए हैं। तो मैं समझता हूं कि निश्चित तौर पर राजस्थान की राजनीति के लिए एक अच्छी दिशा और दशा तय करने वाला एक मंत्रिमंडल शीघ्र ही हमारे सामने होगा। रहा सवाल दिल्ली के जाने का और मार्गदर्शन लेने का, तो नई परंपरा नहीं है, ये शुरू से होता आया है कि हमें आला कमान से भी कई दिशा निर्देश लेने होते हैं, कई फीडबैक देने होते हैं, कई बैकड्राफ्ट बताने होते हैं, कई सारी चीजें होती है जिन पे मंथन होता है। और एक बहुत बड़ा परिवार है भाजपा, जिसका सबसे बड़ा परिवार है, तो निश्चित तौर पे जो है ये चीज जो होना कोई बड़ी बात नहीं है और इतना बड़ा अपराध भी नहीं है मीना जी। निश्चित तौर पे राजस्थान को एक अच्छा और बेहतर मंत्रिमंडल मिले, इसकी हमारी सबकी ऐसी शुभकामनाएं हैं, हमारी ऐसी सबकी जो है ऐसी कामना है। मीना जी एक शेर मुझे याद आया है, मीना जी एक शेर मुझे याद आया, आपकी इजाजत हो तो मैं प्रस्तुत करूं? जी जरूर बहुत ने लिखा है कि प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है और नए परिंदों को उड़ने में वक्त तो लगता है, जिस्म की बात नहीं थी उनकी रूह तक जाना था, लंबी दूरी तय करने में वक्त तो लगता है। बिल्कुल, बहुत खूब बहुत खूब बहुत खूब। वक्त तो लगता है, वक्त तो नरेंद्र मोदी को भी लगा। 2014 में जब वो आए थे पहली बार, तब उनकी कैबिनेट चौंकाने वाली नहीं थी, तब उनके फैसले भी इतने चौंकाने वाले नहीं थे। 2014 से 2020 तक आते आते उनके फैसलों में चौंकाने वाला शब्द जुड़ना शुरू हुआ, और उसके बाद ये चौंकाने वाला शब्द उनकी राजनीति का पर्याय बन गया। तो नरेंद्र मोदी के बारे में जब भी राजनीतिक किताबें लिखी जाएंगी, उनकी जीवनी लिखी जाएगी, इस दौर की बीजेपी के बारे में लिखा जाएगा, तो ये चौंकाने वाला शब्द सबसे ज्यादा प्रयोग में आएगा। बहरहाल वो 2023 की राजनीति में और भी ज्यादा मुखरता से जो है वो सुनने को मिलेगा, लिखा हुआ देखने को मिलेगा। जितना पत्रकारों ने अपने टेलीविजन चैनल पे चौंकाया है बोला, इससे पहले शायद कभी नहीं किसी ने चौंकाया। बहरहाल प्रतिष्ठा यादव जी, आखिरी सवाल आपसे लेती हूँ कि जो समय लग रहा है, बहुत सारे इतिहास के जो कैबिनेट गठन है वो बताते हैं कि समय लगता है, तो समय देर आए दुरुस्त आए, अच्छी चीज आनी चाहिए, अच्छी कैबिनेट आनी चाहिए, इस मायने में लिया जाना चाहिए इसको। देखिए मीना जी, दो तीन चीजें हैं। परिवर्तन हो रहा है, लेकिन परिवर्तन वापस दिशा में हो रहा है जिस दिशा से देश को आजाद करके लेके आया गया था। सामंतशाही सोच को खत्म करके एक हर व्यक्ति को अधिकार दिया गया था, और अब अधिकारों का एक जगह वापस से एक तरह से कहे कि एक छत वाली या एक व्यक्ति में पूरी शक्ति निहित होने वाली चीजें भी लोकतंत्र के, स्वच्छ लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। दूसरी बात की क्योंकि देखिए अब अगर जैसे कैबिनेट बनेगी वैसे ही लोगों की जो जिन चीजों को ये मुद्दा बना के लेके आए थे उन चीजों के ऊपर लोग चाहेंगे, लेकिन इनको एक्शन नहीं लेना। केवल जहां तक मुझे लगता है कि अभी तो लोगों को बेवकूफ बनाए रखो, क्योंकि अब लोग पूछेंगे भाई हरियाणा वाले रेट पर पेट्रोल डीजल कब दे रहे हो, गैस सिलेंडर का 450 कब कर रहे हो, लेकिन वो करेंगे केवल सेंटर की योजनाओं को बताते रहे। और ये 1-2 महीने का समय है तो इसको सिर्फ कैबिनेट के बनाने में इसमें ही लगा दिया जाए, क्योंकि लोगों को बेवकूफ बनाने की तरफ ज्यादा बढ़ा जा रहा है। क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर की बात ये कर रहे थे, आज एक ही अखबार के अंदर मतलब एक पेज के ऊपर ही 3-4 घटनाएं ऐसी है, चैन स्नैचिंग की घटना है, मोबाइल छीनने की घटना है, बलात्कार की घटना है। अब वो सारी घटनाएं कहीं ना कहीं दब कर रह गई, केवल और केवल एक चीज ही हो रही है कि भाई सेंटर की योजनाएं कैसे चले, रथ कैसे घूमे, उन चीजों पर फोकस हो गया है। तो ये सारी चीजें हमें देखनी पड़ेगी, क्योंकि सरकार चुनी है तो सरकार को राज्य को भी संभालना है। केवल सेंटर की योजनाओं का प्रचार प्रसार करने के लिए मुख्यमंत्री बनाने की जरूरत नहीं है, उसमें तो पार्टी का अध्यक्ष
कांग्रेस आज ये आरोप लगा रही है कि एक व्यक्ति में सारी शक्तियां समा गई है बीजेपी में। ये कांग्रेस का आरोप है। कांग्रेस को अपना इतिहास भी देखना चाहिए। और वर्तमान में कपिल राजगुरु वर्तमान में आम आदमी पार्टी जी रही है। मुराद अली जी आपके पास कपिल राजगुरु जी जिसको हम कहते हैं वो देश हित में क्षमता है या स्वामी भक्ति निभाने में क्षमता है। बिल्कुल प्रतिष्ठा जी आपकी बात मुराद अली जी सुन रहे हैं, आपकी बात मुराद अली जी सुन रहे हैं। और मुराद अली जी निभाने में कहीं ना कहीं जिससे कोई चूक हो गई या जिसने बराबर का अधिकार दिखाया उसको साइड में लगाकर निपटाने का काम हो रहा है और बड़ी स्मार्टली हो रहा है। जिसके खिलाफ कोई बीजेपी ना करे ये सलाह प्रतिष्ठा जी की आप जरूर माने। मुराद अली जी, कपिल राजगुरु आप क्या सलाह देने चाहते हैं? बीजेपी को कांग्रेस की सलाह है जिस पर गौर करने की जरूरत है। बड़ा स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन है कि भाई आप केंद्र की बातें कम करें, प्रदेश की बातें ज्यादा करें। एक लाइन में प्रतिष्ठा जी की बात समझ में आती है। कपिल राजगुरु जी वन लाइनर आप भी बता दीजिए, क्योंकि समय नहीं है मुराद अली जी को। कपिल राजगुरु जी इंटरनेट से जूझ रहे। मुराद अली जी आखिरी टिप्पणी आपकी। मीना जी पेपर लीक के घोटालों वालों को एसआईटी के गठन से जो तकलीफ होनी चाहिए वो तकलीफ मुझे बहन प्रतिष्ठा जी के वक्तव्य से साफ नजर आ रही है। राजस्थान के नवनियुक्त मुख्यमंत्री जी ने जिस तरीके से सबसे पहले दक्षत किए हैं, मैं संसद की भी जवाब दे। लाखों युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले इन पेपर माफियाओं का दमन होगा और राजस्थान में एसआईटी के माध्यम से उन्हें न्याय मिलेगा। ये न्याय इसी न्याय की उम्मीद में पहले दक्षत माननीय भजन लाल जी ने राजस्थान के नवनियुक्त मुख्यमंत्री जी ने करके दिखाया है। ये उनकी ताकत है, ये उनका अदम्य साहस है, ये भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी है। बहुत शुक्रिया आप सबका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। न्यूज़ 24 पर हर शाम 6 बजे हमारी कोशिश रहती है कि राजस्थान की जनता के हितों से जुड़े हुए मुद्दों को हम आपके साथ डिस्कस करें, विचार विमर्श करें, साझा करें, आपके सुझाव लें, आपको जनता तक सरकार के बातों को और सरकार के कामों को पहुंचाएं। दोनों तरफ का सिलसिला लगातार बने रहना चाहिए। आज मेरे साथ इतना ही, कल फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।